सो हे एवरीवन, जिसका था आपको बहुत बेसब्री से इंतजार, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है और शिप्रा मैम आपके सामने खड़ी हैं। किस चीज़ के लिए खड़ी हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसको मैं आपको 30-40 सेकेंड या 1 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा टारगेट है नीट, और ये टारगेट जो है ये आपको अचीव होगा जब हम बहुत भरसक प्रयास करेंगे। और ये प्रयास आज से हम शुरू कर रहे हैं विद द शिप्रा मैम। अगर आप बायोलॉजी के धुरंधर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी आपके फिंगर टिप्स में आ जाए, आप चाहते हैं कि बायोलॉजी आपके मुट्ठी में आ जाए, आप चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन बैठाएं और आंख बंद करके टिक करते जाएं और सारे क्वेश्चन सही होते जाएं, तो डेफिनेटली यही वो अड्डा है जहां पर आप नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं और आप बायोलॉजी के धुरंधर बन सकते हैं। तो मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, वेलकम बैक टू द अड्डा 24/7 नीट। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम शुरू कर रहे हैं आपके नीट का टारगेट। ये किसी भी सेशन के लिए हो सकता है, ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है। क्लास 11 का बच्चा जो क्लास 11th में है, क्लास 12th का बच्चा जो क्लास 12th में है, या जो ड्रॉपर का बच्चा है जो किसी भी सेशन में नीट का एग्जामिनेशन देने वाला है, ये लेक्चर उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये जो सेशन में आज आपका लेने वाली हूँ, इसको आप लाइक करो, शेयर करो, दूसरों को बताओ, क्योंकि बढ़िया चीजें बांटने से और ज्यादा बढ़िया होते जाती हैं और ये मुझे बहुत एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देंगी। सो आज जो मैं आज आपको शुरू करने वाली हूँ, पहले वो बता दूं क्या है। हम लोग सीक्वेंस वाइज चलने वाले हैं। पूरे 11th बायोलॉजी जो है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी पहले, उसके बाद सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। इस पूरे लेक्चर्स में आप क्या क्या सीखेंगे वो समझिए। इन पूरे लेक्चर में आप सीखेंगे कंसेप्ट के बाद होंगे डीपीपीज, उसके बाद होंगे लाइव आपके मैराथन सेशंस, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर के कम से कम 2-2, 2,500 हजार क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे बेटा। इसके बाहर नीट में क्या ही आएगा। अगर आप किसी भी चैप्टर के 2 से 2,500 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो नीट के बाहर उससे आ सकता है क्या यार, बहुत होता है इतना। इसके बाद अगर कोई नया कंसेप्ट भी आ जाए, मतलब नया कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको आपने कभी नहीं देखा, पर इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप खुद ब खुद इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कंसेप्ट वाइज कि आपको कुछ भी सोचना नहीं होता, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अप्रोच ये होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, रादर देन कि आप बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़े। 10 बार थ्योरी पढ़ने से के बाद एक बार क्वेश्चन करने से अच्छा है मेरे लाला, मेरे बच्चों, मेरे आंखों की तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों, कि आपको करना ये है कि आप एक बार थ्योरी करो और 10 बार क्वेश्चन करो। ये अप्रोच जिस बच्चे ने जो है अप्लाई की है, डेफिनेटली वो नीट निकला है। ये बात आप अपने दिमाग पे गांठ बांध के रखिए। सो आज हम शुरू करने वाले हैं द फर्स्ट यूनिट ऑफ द क्लास 11th, और नीट की भी फर्स्ट यूनिट यही है ऑब्वियसली, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। एक्चुअली लोग यहाँ से शुरू नहीं करते क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये यूनिट बहुत ही बोकस है, पर बेटा क्वेश्चन तो आने हैं ना, तो हम क्यों ना सीक्वेंस वाइज एक परफेक्ट अप्रोच लेके जो है नीट की तैयारी शुरू करें। लेक्चर 1 से शुरू होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और धीरे 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 आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड हो जाएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कितने चैप्टर हैं, इस पूरी यूनिट के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर जो है वो सॉल्व करने हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं शुरू कर रही हूं। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको ये समझाऊंगी मैं कि इस यूनिट में आपने पढ़ना क्या क्या है। और पहले चैप्टर का जो है श्री गणेश करेंगे, जो है नारियल फोड़ के जो है इसका स्वागत करेंगे हल्दी तिलक लगाकर। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गोले गुलजारों, आपको 4 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला होगा द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होगा बच्चों प्लांट किंगडम, और चौथा होगा एनिमल किंगडम। मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोग यहां से शुरू पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एक्चुअली हल्कू से बोरिंग होते हैं, पर आपको बिल्कुल भी 1 सेकेंड के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि बोरिंग है। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है यहां पर मैं लिख देती हूं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है वो सब आपको मैं यहीं बता देती हूं, कोई आपको आगे इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं बच्चों। लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली हम समझते हैं क्या है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं उसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स बेटा। सबसे पहला टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम पढ़ने जाएंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, सिस्टमैटिक्स के बारे में, डन 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 डन, ठीक है, कोई समस्या, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, अब इसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या आना है बच्चों, इस चैप्टर में आएगा, और बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे द क्लासिफिकेशन की। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद टैक्सोनॉमी ये सब पढ़ने के बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉपरली क्लासिफिकेशन की, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, या इसी को हम नॉमेनक्लेचर, इसके बाद नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें जो है आपको डिटेल से बताऊंगी, पर यहाँ उतनी जगह नहीं है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। इस चैप्टर में बेटा जी हमने क्या क्या पढ़ना है, बेटा जी इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में आपने डिस्कस करना है बच्चों, क्या इस चैप्टर में आपने डिस्कस करना है मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा के बाद आप डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा के बाद आप क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी, प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद आप प्रोटिस्टा डील करेंगे, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई डील करेंगे, पर इसके बीच में आपको वायरसेस भी डील करने हैं। फिर आते हैं प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम में आपको जितने भी दुनियादारी के प्लांट्स होते हैं वो सारे डिस्कस करने हैं बच्चों, क्लियर है, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने। आइए देखें प्लांट किंगडम में आप क्या डिस्कस करेंगे, प्लांट किंगडम में आप एल्गी डिस्कस करेंगे, थैलोफाइटा, फिर आप डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा, पी लिख दे रही हूँ, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। एनिमल किंगडम में टोटल आपको 10 से 11 फाइलम डिस्कस करने हैं। मैं सिर्फ ओरली बता देती हूँ कौन कौन से, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आपके टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, क्लियर है, यहाँ तक की बात में आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं जा रही होगी। उसके बाद एनिलिडा, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा, क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें आपको एनिमल किंगडम में डिस्कस करनी है। तो ये पूरा जो यूनिट है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये पूरी यूनिट इस चीज़ पे बेस्ड है कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो पहले चैप्टर में तो आपको ये डिस्कस करना है कि क्या चीज़ जिंदा है, क्या चीज़ जिंदा नहीं है बेटा। फिर उसके बाद जब आप ये ढूंढ लेते हैं कि क्या चीज़ जिंदा है तो कितनी डाइवर्सिटी है इस लिविंग वर्ल्ड में, बैक्टीरिया कितने हैं, ठीक है, कितने प्रोटिस्ट हैं, कितने फंगस है, कितने टाइप के प्लांट हैं, कितने टाइप के एनिमल हैं। इसीलिए इस पूरी यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस पूरे जीव जगत में कितनी डाइवर्सिटी होती है, जिस दिन हम ये जान जाते हैं उस दिन हमको कभी भी कोई भी नया ऑर्गेनिज्म हमें मिले तो हमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं जाती कि उसे हमें कहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। इस पूरे दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना इम्पॉसिबल है बेटा। We have 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। हम हर किसी को नहीं पढ़ सकते हैं। हम हर किसी को अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर मैडम नया आएगा तो उसको कहाँ रखेंगे। इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है, ये यूनिट बनाई गई है ताकि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझाए जा सके। जब आप रूल्स और रेगुलेशन समझ लेते हैं तो जब भी आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको कहाँ रखना है ये आप अच्छे से जान जाते हैं। तो इस पूरे चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये जान पाएं कि कितनी डाइवर्सिटी है आपके चारों तरफ, कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है, क्या क्राइटेरिया होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मानने के लिए कि वो लिविंग है, क्या रूल्स होने चाहिए कि उसको कहाँ रखा जाए। ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में डिस्कस करनी है, ठीक है। अब हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों। इजंट इट सो ब्यूटीफुल यार, कितना सुंदर दिख रहा है। चैप्टर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 इज द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आ जाओ बच्चों। अब इस चैप्टर का सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। समझ गए। इस यूनिट में हमें टोटल 4 चैप्टर करने हैं। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बताओ। सबसे पहले लिविंग पढ़ेंगे, क्या लिविंग है, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड द टेक्सोनॉमिकल एड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ेंगे, साथ में वायरसेस पढ़ेंगे। और
आपके थोड़े बहुत और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रियॉन्स के बारे में, विरियॉन्स के बारे में, वेरेट्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, लिस्ट मैंने आपको बता दी। घबराना नहीं, हाय तौबा ये कैसे होगा, सब होगा, पेशेंस रखो, सब करवाएंगे, ठीक है। देन विल स्टार्ट विद द चैप्टर ओवरव्यू। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज लिविंग। अब व्हाट इज लिविंग में आपने क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपकी कहानी आसान हो जाए। व्हाट इज लिविंग में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, ठीक है भाई। आप किसी भी व्यक्ति को, वो आप जब बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, तो बहुत अच्छा आदमी कैसे बोलते हो भाई, वो अच्छा बिहेव करता है, उसके आचरण चाल चलन अच्छे हैं उसके, बढ़िया जो है, तो सुबह 4 बजे उठ जाता है, स्नान करके भगवान की पूजा करके सैर सपट्टे को जाता है, खाना खाता है, अच्छे टाइम पे सो जाता है, यही है ना उसके लक्षण। तो अगर हमने किसी को बोला कि तुम जीवित हो, अगर तुम जिंदा हो, तो तुम्हारे अंदर कौन से लक्षण है यार, फीचर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन फीचर्स के साथ हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। कौन से फीचर डिस्कस करेंगे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे लिविंग के डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर, और हम डिस्कस करेंगे नॉन डिफाइनिंग फीचर। समझ में आई बात, हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग फीचर और हम डिस्कस करेंगे नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर के अंदर क्या आता है बच्चों, डिफाइनिंग फीचर के अंदर आता है वो ऑर्गेनिज्म, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। द फीचर्स ओनली फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज आपका डिफाइनिंग फीचर, फाउंड ओनली इन लिविंग बीइंग्स। क्लियर है, फाउंड ओनली इन लिविंग बीइंग्स। इनके साथ क्या है, इट इज फाउंड इन द लिविंग बीइंग, इट इज फाउंड इन द लिविंग बीइंग्स, बट फाउंड इन द लिविंग beings with the exception, ठीक है। अब आपको एक्सेप्शन क्या है वो जैसे जैसे आप लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू गाइज, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। तो हमें व्हाट इज लिविंग में क्या है जी, लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, इसके फीचर्स पढ़ने हैं। फीचर्स 2 टाइप के आप पढ़ेंगे, एक होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर पाया तो लिविंग बीइंग में पाया जाता है, पर उसके साथ उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्लियर है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपको यह समझाया जाएगा कि भाई साहब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इतनी ज्यादा है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है। और अगर 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं तो हर इंडिविजुअल स्पीशीज को पढ़ पाना इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता ना, आप एक एक को कैसे पढ़ने जाओगे यार। तो इस कंडीशन में हमारे पास कुछ कमिटीज हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर हम किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके उन्हें इंडिविजुअल ग्रुप्स में रखते हैं। अब हमें जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है राजा बेटा बेटियों, तब उसे किसी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस ग्रुप के कैरेक्टर्स को पढ़ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमारे पास जो चीज मिली है वो पर्टिकुलर इस ग्रुप के जैसी दिखाई दे रही है। तो हर इंडिविजुअल को पढ़ने की बजाय हम ग्रुप की स्टडी भी कर ले तो हम ये मानते हैं कि इंडिविजुअल की स्टडी हो गई है, क्योंकि हर ईच ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना इम्पॉसिबल होता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपको यह भी सिखाया जाएगा कि अगर कोई नई स्पीशीज मिलती है तो सबसे पहले उसके स्पीशीज या स्पेसिमेन मिलता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसमें आपको यह सिखाया जाएगा कि कैसे नेमिंग होती है। अगर आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, ऐसी वाली कहानी करोगे ना तो लात मार के भगा दिए जाएंगे अपन। तो ऐसी कंडीशन में नेमिंग कैसे होती है, जब कोई नया स्पेसिमेन मिलता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, हम इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने के बजाय हम क्यों नहीं उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। ये ग्रुपिंग का जो सिस्टम है ये सब आप इस टॉपिक में डिस्कस करोगे मेरे बच्चों। क्लियर है।
समझ में आई बात? भाई मुझे अगर मैंने बोल दिया जाओ उधर से जाओ वो कपड़ा निकाल के ले आना, भाई आपको मैंने ये बोला कि जाइए बायोलॉजी की बुक्स उस अलमारी से निकाल लाइए, पर अगर उस अलमारी में 4525 बुक्स रखी हैं तो क्या आप बायोलॉजी की बुक ढूंढ पाएंगे? नहीं। पर अगर उस 4525 बुक में सिर्फ 525 बुक बायोलॉजी की हैं और अगर वो ऊपर सेल्फ के ऊपर वाले सेगमेंट में रखी हुई हैं तो हमें ढूंढना आसान होगा। तो इस टॉपिक पे आपको यही सिखाया जाएगा कि हाउ वी विल मेक आवर स्टडी इजी इन दिस बिग वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? उसके बाद आपको इसमें पढ़ाई जाएगी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। क्यों बनाई गई ये कैटेगरीज, क्या जरूरत है इन कैटेगरीज की, कैसे इसको अरेंज किया जाएगा, कहां से कहां की ओर जाएंगे तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे, कहां से कहां की ओर जाएंगे तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स घटेंगे, कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, क्यों जरूरत है इसकी, ये सब आपको सिखाया जाएगा इस टॉपिक में। व्हाई वी मेक दिस categories, how the category is going to be arranged, what are the obligate categories, how the categories will be arranged in the sequence, why it is arranged in the sequence, ये सब हम इसमें जो है पढ़ेंगे। जब आपको कोई भी नई स्पीशीज या स्पीशीज नहीं, जब स्पेसिमेन मिलता है तो हम नहीं जानते कि वो क्या है, ठीक है, हम नहीं जानते कि वो क्या है, तो हम प्रीवियसली जो आइडेंटिफाइड स्पीशीज होती हैं जो कि म्यूजियम में, बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है, और कहाँ पे हम क्या जूलॉजिकल पार्क में यहाँ पर रखी होती हैं, उनसे जाकर आप कंपेयर करते हैं कि भाई हमें जो मिला है क्या ये वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो कि अगर आप जंगल जा रहे हैं और अगर आपको कोई नई स्पीशीज मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप कंपेयर, पहले तो सही बात यह है कि आप पहले कैरेक्टर लिखो, नहीं तो पता चला घर जाते जाते तक उसका धज्जियां उड़ गई। तो जब आप कैरेक्टर लिख लेते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे यार? भाई हमारे बाल सुंदर हैं ये तुम्हें कैसे पता चला? भाई क्योंकि बाजू वाले के बाल बहुत सुंदर थे, उसके जैसे अपने भी हैं, तो अगर उसके सुंदर की कैटेगरी में है तो हमारे भी सुंदर की कैटेगरी में। तो आइडेंटिफिकेशन ऐसे किया जाता है कि जो भी न्यू अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन हमें मिला है उसको हम कंपेयर करते हैं प्रीवियसली आइडेंटिफाइड स्पीशीज के साथ। तो ये जो हेल्प होती है इसे हम टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल एड। और इस पूरे, देखो ये है ना बहुत ही छोटा चैप्टर, इसलिए लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, पर इसकी आने की प्रोबेबिलिटी इस साल भी नीट में कितना सवाल आया था? एक सवाल, दो सवाल इससे नहीं, एक सवाल इससे आया था। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन कितना है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब मार्क्स कितने हैं नीट में आने के? ये करीब 4 से 8 नंबर के मार्क्स आपको दे सकता है, 4 to 8 मार्क्स, ठीक है, 4 to 8 मार्क्स इससे आपको मिल सकते हैं। तो भैया 4 से 8 मार्क्स में तो सिलेक्शन हो जाता है, 4 से 8 मार्क्स में तो खेल हो जाना है। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत छोटा है बेटा, इसमें आप एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो स्पीशीज के आसपास का है, क्या पढ़ना है बाहर का वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर इसमें, इस चैप्टर में आप ज़्यादातर 90% टाइम आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दीज मार्क्स, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में इस साल नीट 2022 में सवाल आया था, ये बात आपको याद रखनी है। तो और उसमें भी सवाल आता कहाँ से है? आज इस साल भी नीट 2023 में भी सवाल यहीं से आया है, टेक्सोनॉमिकल एड्स में। समझ में आ गई कि चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, चैप्टर की अप्रोच क्या होगी, कहां से पढ़ना है चैप्टर, कितना इसका प्रोबेबिलिटी है सवाल आने की, और कौन से टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। इट इज अ टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्लियर है? चलिए, अब इस दुनिया में इतने सारे स्पीशीज हैं बेटा, इतने सारे स्पीशीज हैं, ठीक है। तो अब आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। लाइफ कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक एग्रीगेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। अगर मैं पूछूं जीवन क्या है तो इट इज द यूनिक एग्रीगेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। हम सब के अंदर क्या है बेटा? प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वाइटामिन है, सब कुछ है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? मेरी बात समझो, यही है ना, और कुछ तो नहीं है। तो ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये यूनिक क्यों है बेटा? क्योंकि जैसे मेरे पास प्रोटीन है, इवन हर ऑर्गेनिज्म इस पूरे दुनिया में जो पाया जाता है ना वो एक जैसा। भाई लोग कहते हैं ऐसा टीवी में कि एक इंसान के जैसे 10 इंसान दिखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है बेटा। हर इंसान जो है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन वाला है, क्योंकि हर इंसान में एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और हमारा पूरा जीवन इन बायोमॉलिक्यूल से ही तो मिलके बना है।
ठीक है, तो जीवन क्या है? जीवन कुछ नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है यार। समझ में आई बात? और यही बायोमोलिक्यूल्स आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स करने में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने में, रिप्रोडक्शन करने में, इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छे प्रोटीन नहीं मिलेंगे तो आपको एक तमाचा कोई मारेगा तो गिर जाएंगे, आपको अच्छे प्रोटीन नहीं मिलेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, आपको अच्छे तरीके से आपका इंट्रैक्शन बायोमोलिक्यूल्स में नहीं होगा तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? और ये सारे जो द फॉर्म्स दैट पजेस ऑल एंड एक्सप्रेस ऑल द फीचर इज कॉल्ड एज लिविंग बींग। जो ये सारे फीचर लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। जैसे कि किसको आप जिंदा मानते हैं बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको जिंदा मानते हैं तो आप ये बोलते हैं जो रिस्पॉन्स करे। भाई आप जो रिस्पॉन्स करे उसको आप जिंदा मानते हैं। मैम जिसके अंदर ग्रोथ हो, ठीक है, उसको आप जिंदा मानते हैं। भैया ग्रोथ का मतलब होता है साइज का इंक्रीज होना। पहाड़ों में भी ग्रोथ होती है, रिवर में भी ग्रोथ होती है, तो क्या वो जीवित चीजें हैं? बोलो नहीं है ना जीवित चीजें। तो एग्जैक्टली हम किन चीजों को लिविंग मानते हैं और किन चीजों को लिविंग नहीं मानते हैं, क्या फीचर होने चाहिए एग्जैक्टली लिविंग में, यही चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। जो बच्चे पैदा कर सके वो लिविंग है, तो जो नहीं कर पाते वो लिविंग नहीं है क्या? वो भी तो लिविंग है ना। यही कंफ्यूजन आपको इस लेक्चर में दूर करना है। हेरिडिटी ऑफ द ट्रेट, जो बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो हेरिडिटी कैसे होगी? उसके बाद होम्योस्टैसिस मेंटेनेंस की कंडीशन हो, ठीक है, ये भी होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। उसके बाद सेलुलर आपका बॉडी जो है वो सेल टिश्यू और आपके ऑर्गन सिस्टम से बना होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन होने चाहिए, पर ये एक लिविंग बीइंग के क्राइटेरिया है जो होने चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी है तो भी वो लिविंग है। तो इस लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में बेसिकली आपको यही सीखना है कि क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ लिविंग नहीं है, किसको आप लिविंग फीचर कंसिडर करेंगे और किसको आप लिविंग फीचर नहीं कंसिडर करेंगे, कौन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का और कौन नॉन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। क्लियर है इतनी बात? डन। और ये बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। शाम दाम दंड भेद पताल आकाश पानी झरना सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह। इसका मतलब ये कि हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनको बदलते हुए एनवायरनमेंट में ढालने में मदद करती हैं। लिविंग बीइंग पर प्रॉपर्टी कहीं भी पाए जाओगे, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तभी आप लिविंग बीइंग माने जाओगे। और हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल से लिंक्ड होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकता है। रिप्रोडक्शन, बहुत सारे रिप्रोडक्शन नहीं करते पर फिर भी लिविंग है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको बताना है कि वो जिंदा है तो सिर्फ एक फीचर है जो उसको बताता है कि अगर तेरे अंदर ये है तो तू लिविंग है। नहीं, वी हैव एन नंबर ऑफ फीचर्स बेटा, वी हैव एन नंबर ऑफ फीचर्स जो हमको ये बताते हैं कि हम जीवित हैं या नहीं है। यही फीचर आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे। देयरफॉर देखो, नो सिंगल ट्रेट ऑफ लाइफ कैन बी डिस्टिंग्विश अ लिविंग बीइंग्स फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। एक ही फीचर नहीं, बहुत सारे फीचर होते हैं। देयरफॉर अ नंबर ऑफ ट्रेट्स आर एग्जामिन्ड साइमल्टेनियसली टू डिफरेंशिएट द लिविंग बीइंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग। क्लियर है? समझ में आई बात? तो नंबर ऑफ फीचर है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ विल मूव टू द एनसीईआरटी क्या कहती है। इंट्रोडक्शन इज डन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो मैंने आपको बताया। इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। अब हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस। क्यों ना मैं सिलेक्ट कर लूँ हाईलाइटर, तो सिलेक्ट सही रहेगा। ठीक है, ओके, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंसेस बिटवीन द इनएनिमेट मैटर एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली ऑर्गेनिज्म समझ पाता था कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। अर्ली मैन कैन डिफीट सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर लाइक विंड सी फायर एक्सेट्रा एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट। वो डिफरेंशिएट कर सकता था इतना। A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organism include human beings began much later in the human history. समझ में आई बात? ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन बहुत समय के बाद ह्यूमन हिस्ट्री में शुरू हुआ। Societies which indulge in the anthropocentric view of biology could be registered limited progress in the biological knowledge. Systematic and the monumental description of life forms brought in out of necessity. Detailed क्या है? Detailed system of
आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। देखो ध्यान से, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, देखो इसी में हम लोग करेंगे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग सिमिलैरिटीज of the living organism both horizontally and vertically. That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a relevation क्या है, which humbled man and led to be cultural movement for the conservation of biodiversity। ठीक है, अब इसका मतलब सिर्फ एक लाइन में ये समझो कि हर ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो करता है, एक रेलिवेंस शो करता है। देखो यहाँ पे लिखा है एक रेलिवेंस शो करता है, ठीक है, एक रिवेलेशन शो करता है, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि कुत्तों को इंसान के साथ रहना चाहिए, हम ये मानते हैं कि इंसान के साथ जानवर भी रहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलो अब ये जो है ये बकवास था जो आपको नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाता। अब शुरू करते हैं। How wonderful living world is. The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organism, be it cold mountains में भी रह सकते हैं, deciduous forest में भी रह सकते हैं, oceans में, fresh water में, lake में, desert में, hot springs में। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं जो हमको मुंह बंद करवा देते हैं हमारा। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, ठीक है, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अटैकिंग शार्क वॉक्स, ठीक है, एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। मतलब ये सारी चीज़ें देख के लगता है अरे बाप रे ये कैसे पॉसिबल है यार। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल make us deeply reflect on what indeed is life। वो हमको ये सब देखो सेल के बीच में लड़ रहे एटम्स के बीच में, मतलब सेल के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है, ये सब हमको ये डाल देता है कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिट क्वेश्चन विद इन इट। ये लाइफ के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला, द फर्स्ट वन इज टेक्निकल, ठीक है, कि what living is opposed to the non-living and the second is philosophical one। ठीक है, चलो पहला क्या है, देखो पहला क्या है, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। ये हमको डील नहीं करना है भाई, जीवन में क्यों आए हैं, हमारा जीवन का सत्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमको लेना देना इससे कुछ नहीं है, टिंडा भाड़ में गए। हमारा क्या मतलब है वो ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज लिविंग। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताता है कि लाइफ के अंदर दो चीज़ें घुसी हुई हैं। पहला कि लाइफ का पर्पस क्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लाइफ में व्हाट इज लिविंग, इससे हमें लेना देना है। व्हाट इज लिविंग, यही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेटा, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, व्हाट इज लिविंग की बात करें तो लिविंग बीइंग्स के द्वारा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक शो किए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम आवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पॉन्स होता है तो ये एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर में जैसे मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो है एक लिविंग के फीचर होते हैं। पर मेरे ख्याल से ये लिविंग के फीचर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है और इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको पहले चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। फिर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बताया कि जीवन के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, जीवन का पर्पस क्या है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, लिविंग है क्या, जीवित, जीवन में जीवित क्या है। जीवित वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कुछ फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इंटरैक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें होती हैं। पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि लिविंग बीइंग्स में भी होती हैं और उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उन्हें हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उन्हें हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स।
प्लीज़ इन लेक्चर्स को आप शेयर करिए। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे जैसे मेरे लेक्चर आते जाएंगे आपके इन्फॉर्मेशन का भंडार बढ़ता जाएगा और डेफिनेटली मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्प, क्लियर और मजबूत हो जाए। सो दिस इज़ द आगाज ऑफ द नीट बायोलॉजी, जिसमें आपने सीखा द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट यूनिट ऑफ द क्लास 11th बायोलॉजी। आई होप यू लर्न एंड enjoyed the session with the शिप्रा मैम। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।